Welcome back to all of you. This amazing session of your biology once again. And as usually आपको पता है कि in last lecture we have discussed about some basic knowledge regarding to photosynthesis. Okay, उसमें हमने पढ़ा था photosynthesis क्या होता है, clear? एक्चुअल मतलब वो प्रोसेस क्या होती है. एक सिंपल सा हमने रिएक्शन देखा था, रिमेंबर याद करो उसको, थोड़ा सा याद करो. ठीक है, उसके बाद हमने उसमें जो रॉ मटेरियल्स यूज हुए थे वो हमने देखे थे, लाइक CO2 है, H2O है, देन सनलाइट वाज देयर, देन क्लोरोफिल पिगमेंट, एंजाइम्स एंड ऑल. लेकिन जो कंसेप्ट, जो फंडा, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था, उसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसी चीज़ें मतलब वहाँ पे मौजूद थी जो हमको क्लियर नहीं हुई थी. फॉर एग्जाम्पल एप्रेस्ड पार्ट, नॉन एप्रेस्ड पार्ट, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, P700, P680, ऐसी कुछ चीज़ें थी, ऐसी कुछ टर्म्स थी जो हमको क्लियर नहीं हुई थी. और मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताया था कि हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग जो मेरा लेक्चर जो सेशन रहेगा दैट विल बी ऑन क्लियरेंस ऑफ ऑल सच टर्म्स. ओके, तो डेफिनेटली हम लोग उसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो भी पेरीफेरी में कंसेप्ट हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं. मीन्स के जो फर्स्ट फेज में या फर्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किए थे वो टॉपिक्स पे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में और यू कैन कॉल थोड़ा सा डीप फॉर्म में हम लोग जाने वाले हैं. क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, इट्स एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ओके, आप लोग को दिख रहा है इट्स एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, ओके, और भी लाइक न्यूज़ चैनल देखते हो, टीवी वगैरह देखते हो, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको क्लियरनेस होती है, लाइक कि एब्सॉर्प्शन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है ना. कहीं पे आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, राइट. तो स्पेशली क्या होता है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मीनिंग क्या है कि टू एब्सॉर्ब समथिंग. अब एब्सॉर्प्शन क्या है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है. टू एब्सॉर्ब समथिंग. ओके, इन दिस केस हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग टू एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, रिगार्डिंग टू एब्सॉर्प्शन ऑफ दिस सनलाइट. लास्ट लेक्चर में, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि सनलाइट जो होते हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो कौन से फॉर्म में ट्रैवल करते हैं? दीज आर ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना. वेव के मैंने तरीके से बताया था. तो दिस वेव्स फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉज फोटोन्स. ओके, कॉज फोटोन्स, जो मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस करके बताया था. और उसमें मैंने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करी थी, अगर आपको याद आ रहा हो कि विजिबल स्पेक्ट्रा. ओके, स्पेक्ट्रा बहुत सारे होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं. जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक्स रे से लेके रेडियो वेव्स तक, रेडियो जो रेडिएशन मतलब रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज जो है वहां तक की पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है. लेकिन उसमें सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रा लाइट जो होती है, मतलब विबग्योर जो आप लोग पढ़ते हो, विबग्योर रेनबो में जो दिखता है विबग्योर, हाँ, तो विबग्योर जो है तो हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट. और विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, उसकी जो रेंज है वो 380 टू 700 नैनोमीटर है. कितना? 380 टू 700, मतलब के इतने रेंज में आने वाली, इतने रेंज की वेवलेंथ में आने वाली लाइट जो है, ये लाइट को हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट. विजिबल लाइट विच स्टार्टिंग फ्रॉम वायोलेट एंड एंड अप टू रेड. ओके, ये आप लोग को ऑलरेडी आई थिंक पता होगा. ठीक है, नहीं होगा तो आप लोग अभी देख लेना. तो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मीनिंग इतना ही है कि हमारे प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स, ओके, ग्रीन लीव्स के अंदर जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, दिस कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट्स. क्लोरोफिल पिगमेंट्स कौन से पढ़े थे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthophyll एंड कैरोटीन. तो xanthophyll और कैरोटीन को हमने एज अ कैरोटिनोइड्स मतलब देखा था, पढ़ा था, राइट. तो ये चारों जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है, इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल पिगमेंट्स, चारों का खुद का अलग अलग एब्सॉर्प्शन रेंज होता है. ओके, मतलब के ये जो पूरा रेंज बताया है, ये पूरा का पूरा रेंज चारों के चारों पिगमेंट्स एब्सॉर्ब करेंगे ऐसा नहीं है. सनलाइट से आने वाले रेडिएशंस में से भी फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टिव होता है विजिबल रेंज, जो ये वाली है. उसमें से भी सिलेक्टेड जो यू कैन कॉल रीडिंग या सिलेक्टेड रेंज जो होती है उसी को एब्सॉर्ब करेंगे हर एक अलग अलग तरीके के यहाँ पे हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स. ठीक है, मींस के एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो भी रहेगा वो क्लोरोफिल ए के लिए अलग, क्लोरोफिल बी के लिए अलग, और कैरोटिनॉइड्स के लिए भी डिफरेंट रहेगा. अब ये चीज को समझने के लिए साइंटिस्ट आर मोर क्लेवर, है ना, उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी है. लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, बहुत सारे साल उनके वैसे ही वो मतलब उसमें क्या बोलते हैं, इतना फोर्स लगाते हैं, इतना ट्राई करते हैं इस चीज को समझने के लिए. तो उन्होंने ऐसे ही एज सच, मैंने जो लास्ट टाइम क्रोमेटोग्राफी दिखाया था एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे उन्होंने
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज किया है। और ये इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है? दिस इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली यूज टू नो टू आइडेंटिफाई कि कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट का कौन सा रेंज है। किसका रेंज? वो पर्टिकुलर विजिबल स्पेक्ट्रा को एब्सॉर्ब करने का। ओके, जो भी सन की लाइट अपकमिंग है वैसे कौन सी रेंज की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा, तो वो देखने के लिए उन्होंने आइडेंटिफाई किया विद दिस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। थोड़ा सा देख लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है। ओके, विल गो विथ दिस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, मैं कलर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूंगा जिससे हम लोग अच्छे से समझ पाए। क्लियर? तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एक बहुत सिंपल सा टेक्निक यूज होता है। लेट वी गो विद दिस टेक्निक। समझ लो कि आर्टिफिशियल सोर्स है। लेट वी टेक इट्स अ बल्ब। ओके, इट्स अ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ओके, अब ये कौन सी लाइट का सोर्स है? लेट वी टेक इट्स अ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ विजिबल लाइट। इट मीन्स कि ये जो लाइट यहां से निकल रही है, ये जो लाइट यहां से इमिट हो रही है, इसका रेंज रहेगा 380 से लेके 700 नैनोमीटर। ओके, ये रेंज यहां पे निकल रही है। ओके, तो ये इंस्ट्रूमेंट में सेटअप किस तरीके से होता है? यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लाइक कवेट रखा होता है। ओके, और वो कवेट में एक सॉल्यूशन होता है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे एक सॉल्यूशन रखा हुआ है। ओके, और वो सॉल्यूशन में है हमारा क्लोरोफिल ए। सॉल्यूशन में क्या है? इट्स दिस कंटेन और क्लोरोफिल ए। तो अब क्या होने वाला है? व्हाट विल हैपन टू नेक्स्ट? यहां से ये लाइट इमिट करेगा, निकलेगा। जैसे ही ये लाइट क्लोरोफिल ए के कांटेक्ट में आया, जैसे ही ये लाइट क्लोरोफिल ए के कांटेक्ट में आया, क्लोरोफिल ए के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपकमिंग लाइट की कुछ रेंज को एब्सॉर्ब कर लेंगे और बाकी रेंजेस को निकाल देंगे। फॉर एन एग्जांपल, क्लोरोफिल ए यहां पे इतनी बड़ी रेंज में से सिर्फ 680 टू 700 की जो रेंज है उसी को एब्सॉर्ब कर रहा है। उसी को क्या कर रहा है? सिर्फ एब्सॉर्ब कर रहा है, और रिमेनिंग जो लाइट है उसको पास आउट कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। इट मींस कि जो रिमेनिंग लाइट बचेगी वो आपकी रहेगी फ्रॉम रेंज ऑफ 380 से लेके 679 तक। सही है? तो ये रेंज की लाइट आउट होने वाली है, इमिट आउट होने वाला, बाहर निकलने वाली है, जिसका एब्सॉर्प्शन क्लोरोफिल ए ने नहीं किया है। ठीक है, तो ये एब्सॉर्ब हो गई और ये एब्सॉर्ब नहीं हुई है। फाइनली ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, ये रेंज की लाइट को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा डिटेक्टर रखा होता है। ओके, बहुत अच्छा एक डिटेक्टर होता है, तो डिटेक्ट कर पाएगा कि सोर्स में से कौन से रेंज की लाइट निकली है, कितनी लाइट यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गई है और कितनी वापस बाहर निकल गई है। ओके, ये जो सिंपल सेटअप होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी आजकल ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली अलग अलग होता है सबके लिए। फॉर सपोज कि इसको जो बोलेंगे, ये सेटअप को हम बोलेंगे, विल कॉल इट दिस सेटअप एज अ विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसी तरीके से इफ सपोज के ये सोर्स इमिट कर रहा है 400 टू सॉरी ये सोर्स अगर इमिट कर रहा है 200 टू 400 नैनोमीटर। ओके, तो ये वेवलेंथ जो है किसका है? दिस इज फॉर द यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन का रेंज है। ओके, तो तब हम लोग इसको बोलेंगे, विल कॉल इट एज अ यूवी रेडिएशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो जितनी भी लाइट सोर्सेज अवेलेबल है, इट में भी IR, इट में भी UV, इट में भी एक्स रे, इट में भी गामा रे, इट में भी रेडियो वेव्स, इट में भी विजिबल स्पेक्ट्रा, कोई भी स्पेक्ट्रा हो, ओके, उसके हिसाब से मार्केट में अलग अलग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स अवेलेबल है। लेकिन यहां पे हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इट्स विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जहां पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट का एब्सॉर्प्शन कितना है या फिर कौन सी विजिबल स्पेक्ट्रा की रेंज में है। क्लियर? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से वी कैन गो फॉर दिस क्लोरोफिल बी ऑल्सो, वी कैन गो फॉर दिस कैरोटिनॉइड्स ऑल्सो, है ना। ये सबके लिए हम लोग यहाँ पे देख के मतलब सर्च आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका यहाँ पे स्पेक्ट्रा कौन सा है। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल और बहुत ईजी मैकेनिज्म है। क्लियर? चलो थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, सब लोग को दिख रहा है अच्छी तरीके से। यहाँ पे पहले पढ़ते हैं वेवलेंथ टेकन इन नैनोमीटर। मींस वेवलेंथ मींस इट्स अ लैम्बडा, सबको मालूम है। तो मैंने नैनोमीटर में यहाँ पे लिया है, यहाँ पे रेंज मैंने लिया है, वी कैन गो विथ 380 फ्रॉम हियर, 380 से लेके 700 तक ऑन दिस एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस पे क्या लिया है? एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। अब जब मैं क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट बोलता हूं तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबको क्लियर हो जाएगा कि दिस कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल पिगमेंट A, B एंड कैरोटिनॉइड्स। क्लियर? तो यहां पे देखो, क्लोरोफिल A को मैंने डिनोट किया है विद दिस व्हाइट कलर ऑफ ग्राफ, व्हाइट कलर से उसको पॉइंट आउट किया है। दैट ऑफ फॉर कैरोटिनॉइड्स मैंने ब्लू कलर से किया है।
दैट ऑफ फॉर क्लोरोफिल बी मैंने उसको कौन से कलर से किया, ब्लैक कलर से किया। तो आप लोग ये देख पा रहे हो यहाँ पे, मुझे आई थिंक बताने की जरूरत भी नहीं की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिखा दिया, क्लियर। अभी हम लोग वन बाय वन एनालिसिस करने वाले, देखने वाले हैं कि क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी कौन सी रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रा की एब्सॉर्ब करता है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी टेक्निक है, इट्स अ टेक्निक ऑफ एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं या फिर इसका एप्लीकेशन क्या है। आपको बताऊं, हमारे नेचर में, हमारे प्लेनेट में जितने भी प्लांट्स अवेलेबल हैं, कुछ छोटे प्लांट्स, कुछ इंटरमीडिएट, कुछ बड़े प्लांट्स, उसमें से जो भी ग्रीन लीव्स या ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस से वो अपना खुद का फूड बनाते हैं। डेफिनेटली जब वो अपना फूड बनाएंगे तभी तो हमारे लिए भी वो फूड बनाएंगे, है ना। जब वो फूड बनाएंगे खुद का, तभी वो हमारे लिए भी फूड बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी आर स्टडिंग ओवर हियर कि कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट का स्पेक्ट्रा कितना है। उससे हमको पता चलेगा कि आइदर ये एरिया में, ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा या कम होगा, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन दैट प्लांट, ओके। क्लोरोफिल ए ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, क्लोरोफिल ए कम है तो फोटोसिंथेसिस कम। इससे हमको आइडेंटिफाई होता है कि भाई कितने टाइम में हमारा जो फूड है वो तैयार होने वाला है, वो रेडी होने वाला है, ओके। तो ये उसका एप्लीकेशन हो गया। वैसे रिसर्च के लिए भी करते हैं, ओवरऑल यू कैन कॉल रिसर्च पर्पस के लिए, कंजर्वेशन के लिए भी स्टडी किया जाता है इसका, कुछ जेनेटिक्स के लिए भी किया जाता है। बट मेन इसका जो हमारा टारगेट है दैट इज फॉर टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। पहले हम लोग चलते हैं विद दिस क्लोरोफिल ए। देखो क्लोरोफिल ए का एब्सॉर्प्शन मुझे कौन सी जगह पे ज्यादा दिख रहा है, आई कैन आइडेंटिफाई विथ माई सेल्फ। देखो यहाँ पे मुझे रेंज दिख रही है 400 to 500 में, इसने एक पिक पकड़ा है यहाँ पे, ओके। 400 to 500 जो पूरा रेंज होता है, ये रेंज होता है स्पेशली वायोलेट, ओके। वायोलेट एंड ब्लू कलर, ये रेंज ये पकड़ेगा, ठीक है। मतलब मुझे एक चीज पता चल रही है, क्लोरोफिल है वायोलेट और ब्लू पे अच्छा यू कैन कॉल एब्सॉर्प्शन दिखाता है, क्लियर। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है रेड कलर। देखो ये जो है रेंज, इट्स अ रेड कलर, मतलब 650 से लेके 720 तक रेड कलर का यहाँ पे एब्सॉर्प्शन अच्छा दिख रहा है। इट मीन देखो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा, आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लोरोफिल ए एंड बी दिस बोथ हैज अ मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन एट ब्लू वायलेट एंड रेड रेंज, ओके। तो ये चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, आप लोग को दिख रही है। जैसे क्लोरोफिल ए का देखा वैसे ही क्लोरोफिल बी का भी देख लेते हैं। देख लो यहाँ पे भी देख लो, सेम, देखो सेम नियरली सेम रेंज दिखा रहा है, बी और ए और बी दोनों का सेम हो रहा है। यहाँ पे भी ए और बी का नियरली सेम हो रहा है, ओके। मतलब जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा वो 100% सही है, उसमें कोई गलत चीज, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है कि सपोज वी आर टेकन फॉर दिस, क्लोरोफिल ए जो रहेगा, क्लोरोफिल ए वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पॉइंट का जो एब्सॉर्प्शन है वो दिखाएगा, ऐसा नहीं है, वो रेंज में दिखाने वाला है। रेंज, ऑल ऑफ यू नोस रेंज क्या होती है, एक पर्टिकुलर कुछ यू कैन कॉल एक लिमिट होती है ना। तो रेंज जो है, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए ने ये रेंज की लाइट को एब्सॉर्ब कर लिया 673, दूसरा क्लोरोफिल ए ने 683 का रेंज कर लिया, तो तब वो बनाता है P680 नाम का फोटो रिसेप्टर, इट्स अ फोटो सेंटर, ओके। फोटो सेंटर क्या होता है वो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसी तरीके से अगर क्लोरोफिल ए 703 ये रेंज की अगर लाइट को एब्सॉर्ब करेगा तो वो बनाएगा P700, ओके। ये P700 क्या होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इसी सेशन के अंदर, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट हमारा रहेगा कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स का अगर हम एनालिसिस करें तो विल फाइंड के ब्लू कलर की लाइनिंग देखो मुझे कहां पे दिख रही है, एक 400 to 500 के बीच में दिख रही है पिक, और दूसरा पिक मुझे नियरली 5 to 550 के बीच में दिख रहा है। इट मीन्स ये पिक को मैं पकड़ता हूं कि ये ब्लू कलर हो गया और ये हो गया ग्रीन कलर। तो अकॉर्डिंग टू दिस आई कैन आइडेंटिफाई, आई कैन एनालाइज दिस कि कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं, मतलब कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, वो एब्सॉर्प्शन मैक्सिमम दिखाएंगे ऑन ब्लू लाइट एंड फॉर ग्रीन लाइट, ठीक है। ब्लू और ग्रीन के लिए कैरोटीनॉइड्स का एब्सॉर्प्शन ज्यादा, एंड दैट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी किसके लिए, वायलेट, ब्लू एंड रेड के लिए। ये खुद आप लोग देख सकते हो, एनालिसिस भी खुद कर सकते हो, ठीक है। मुझे इसको बताने की स्पेशली जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने जस्ट बता दिया। चलो तो नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं, दूसरा टर्म से बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी के जैसा है, विल स्विच फॉर दिस। नेक्स्ट जो टर्म होता है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज अ एक्शन स्पेक्ट्रम। अब आप सोचोगे सर ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज दिस एक्शन स्पेक्ट्रम, कुछ एक्शन करेगा क्या?
बाइक वगैरह लेके आएगा, हवा में उड़ के गुलांटी मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब स्पेक्ट्रम एक्शन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली स्पेक्ट्रम एक्शन इट्स अ रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो मैंने आपको बताया एज अ एप्लीकेशन। याद करो कि हम लोग एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्यों पढ़ते हैं, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का एप्लीकेशन क्या है, मार्केट एप्लीकेशन क्या है, जो मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जानने के लिए। तो यहां पे देखो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट हम लोग जस्ट अभी इसके पहले की स्लाइड में पढ़ चुके हैं, एंड नेक्स्ट इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये दोनों को जब मैं रिलेशन निकालूंगा, कंपेयर करूंगा, सो आई विल गेट टू नो कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी रेंज पे बढ़ता है, और क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन का रेंज क्या है, कैरोटीनॉइड्स का रेंज क्या है, और फिर मैं कंपेयर करने वाला हूं कि कौन सा क्लोरोफिल ज्यादा रहेगा तो रेट बढ़ेगा, कौन सा क्लोरोफिल ज्यादा रहेगा तो रेट कम होगा। क्लियर? चलो तो देखते हैं। यहां पे ये पूरा ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। डेफिनेटली इट्स लेमडा इन नैनोमीटर, जो मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग समझ पाते हो। ओके, 400 से लेकर 700 तक पूरा रेंज है, जो हमने लास्ट इसमें भी देखा था, सेम टू सेम यहाँ पे। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट कैन बी मेजर्ड बाय O2 रिलीज। ओके, हम लोग को मालूम है फोटोसिंथेसिस के एंड में, एज अ एंड प्रोसेस, एज अ बाई प्रोडक्ट O2 जो है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज आउट होता है। ठीक है, तो उसके डिपेंडेंसी पे साइंटिस्ट ने क्या करा, फोटोसिंथेसिस का रेट और उसको कंपेयर कर दिया विद दैट ऑफ लैम्बडा नैनोमीटर का, मतलब जो वेवलेंथ है उसका रेंज से। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो ये एक पिक यहाँ पे मिलता है, दूसरा पिक यहाँ पे मिला है। अभी ये ग्राफ का आप लोग गौर से देखोगे, अच्छे से एनालाइज करोगे, तो इसके पहले की स्लाइड में एक ऐसा क्लोरोफिल था, इट कैन बी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, तो इससे मिलता जुलता है। तो इससे एग्जैक्टली मिलता जुलता है हमारा क्लोरोफिल ए का एब्सॉर्प्शन। ठीक है ना, क्लोरोफिल ए का जो एब्सॉर्प्शन मैंने दिखाया, मतलब के वायोलेट और ब्लू कलर की जो रेंज है और यहाँ पे रेड कलर की जो रेंज है, सेम टू सेम ऐसा ही एब्सॉर्प्शन क्लोरोफिल ए का हमको इसके पहले की स्लाइड में दिखा था। इट मींस के अगर किसी पेड़ के पत्ते में अगर क्लोरोफिल ए ज्यादा है, तो वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बढ़ेगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, एक्शन स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग क्लोरोफिल ए एज अ प्रिंसिपल पिगमेंट। ठीक है, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो टोटली सही है, राइट है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्लियर? ऐसा नहीं है सिर्फ क्लोरोफिल ए होने से ही अच्छा होगा, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स का भी बहुत सारी इफेक्ट्स होती है। दिस ऑल क्लोरोफिल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस जितना इजी लगता है इतना इजी नहीं है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो विल गेट टू नो कि ये दिन में भी होता है और रात में भी होता है। ठीक है, इसका लाइट फेज भी होता है और इसका डार्क फेज भी होता है। तो ये हर एक का क्लोरोफिल का रोल अपना खुद का अलग अलग है, बट अगर मैं ओवरऑल बोलना चाहूं तो क्लोरोफिल ए जो रहेगा वो सबसे सुप्रीम पोजीशन पे होगा, बिकॉज अगर क्लोरोफिल ए नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये भी पूरा कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो ही गया होगा। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैंने वन बाय वन निकाला है। ओके, ये स्लाइड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पे आपको अच्छे से ध्यान दे के कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन चलते हैं, वन बाय वन पढ़ने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट वन इट्स अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। देखो, जब भी हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं बोर्ड्स के अंदर या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज के अंदर, तो आपको ऐसी सब टर्म्स यहाँ पे जैसे दिखाई है ना मैंने, ऐसी सब टर्म्स आती है, लेकिन वहाँ पे जो प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस होता है एग्जाम के टाइम पे, तो बच्चा उसको ग्रैप नहीं कर पाता है। अगर उसने पढ़ा है फिर भी उसको ग्रैप नहीं कर पाता है कि कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से और क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है अगर वो समझ में आ गया तो आंसर क्या लिखना है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसके लिए क्वेश्चन में दिए गए हर एक सिंगल से सिंगल टर्मिनोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे हम लोग वन बाय वन चलेंगे। फोटोसिंथेटिक यूनिट्स अगर आया तो वो क्या होता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बहुत ही सिंपल है। व्हेन आई एम टॉकिंग लाइक अ फोटोसिंथेटिक यूनिट्स क्या होते हैं, तो दिस आर नथिंग बट दिस आर दी ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, दिस आर दी ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। और आपको पता है पिगमेंट मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, दिस आर डेफिनेटली क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ओके, दिस आर डेफिनेटली द ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। मींस के फोटोसिंथेटिक यूनिट ऐसा एक ग्रुप है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, जो कि अपकमिंग लाइट एनर्जी जो सनलाइट से आने वाली है, अपकमिंग लाइट एनर्जी जो आने वाली है
उसको एब्सॉर्ब करके पकड़ के उसका कन्वर्जन करेगा कहां पे, केमिकल एनर्जी में करने वाला है। इतना ही सिंपल फंडा है। मतलब these are the group of chlorophyll pigment or you can call photosynthetic pigment which are responsible to absorb that upcoming light energy and convert that light energy into your chemical energy। क्लियर? तो ये उसका कंसेप्ट हो गया। अभी जो भी ये फोटोसिंथेटिक यूनिट होता है वो फोटोसिंथेटिक यूनिट कुछ इस तरीके से दिखता है। इट्स अ सिंगल फोटोसिंथेटिक यूनिट जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो एक फोटोसिंथेटिक यूनिट में दो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स या दो अलग अलग तरीके के यू कैन कॉल कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। एक आपको मिलेगा, फर्स्ट यू विल गेट दिस LHC। LHC का फुल फॉर्म क्या है? इट्स अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, आप सोचोगे सर ये क्या है, व्हाट इज दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स? दिस देखो एक्चुअली होते क्या है ये, इसमें भी आपको इस तरीके के मतलब दिखाए, डॉट्स दिखाए, ऐसे दिखाए मैंने, तो दिस आर दी LCH। ओके, तो LCH में दो कॉम्बिनेशन होते हैं। LCH में LHC में क्या रहेगा, सॉरी LHC में एक चीज जो इसके अंदर रहने वाली है, दिस आर प्रोटीन। ओके, इसके अंदर एक प्रोटीन रहने वाला है और ये प्रोटीन के साथ समझ लो कि ये जो ब्लैक कलर के है दिस आर दी प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स के साथ यहाँ पे कॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहने वाले हैं हमारे पिगमेंट्स। ठीक है, तो ये पिगमेंट्स इसके साथ कंबाइंड है। तो ये जो पूरा ग्रुप बनेगा विल कॉल इट एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जहां पे प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब के जो हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट है दे आर नॉट इन प्योर फॉर्म बट दिस आर इन द कॉम्प्लेक्स विद दिस प्रोटीन। तो प्रोटीन प्लस क्लोरोफिल पिगमेंट, दिस ग्रुप विल क्रिएट योर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर? इसके बारे में हम लोग अपकमिंग स्लाइड में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले समझ लेते हैं कि दूसरा जो कंपोनेंट है, ये वाला जो मैंने बड़ा करके यहां पे दिखाया है, व्हाट इट मींस और व्हाट दिस स्टैंड फॉर। ओके, थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं बिकॉज हाथ मेरा लग गया होगा इन बिटवीन, तो यू कैन अंडरस्टैंड, आप लोग समझ पाते हो उसको, है ना। इतना इतना तो मुझे आइडिया है। चलो, तो इसको थोड़ा सा एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं कि भाई ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन या कंपोनेंट मैंने दिखाया है, व्हाट इज दिस? इट्स अ फोटो सेंटर और रिएक्शन सेंटर। दीस आर दी फोटो सेंटर्स और रिएक्शन सेंटर, और इसको ही यहां पे मैंने बड़ा करके अच्छे से यूज करके जूम करके दिखाया है। ठीक है, इसको देखने का ट्राई करते हैं। देखो यहां पे क्या रहता है, दिस फोटो सेंटर और रिएक्शन सेंटर स्पेशली कंटेन्स ओनली योर एक्टिव पिगमेंट्स। एक्टिव पिगमेंट्स किसको बोलेंगे हम लोग? ओके, एक्टिव पिगमेंट्स किसको बोलेंगे? जो कि लाइट एनर्जी को खुद के अंदर एब्सॉर्ब करेगा और वही लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करेगा। लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसका कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करेगा, और वो सिंपली बेसिकली कौन कर सकता है? सब लोग जानते हो, दिस कैन बी ओनली पॉसिबल फॉर क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो यहां पे एबेंडेंट अमाउंट में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए मिलेंगे, कुछ अमाउंट में बी, कुछ अमाउंट में कैरोटीनॉइड्स होंगे, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में यहां पे सिर्फ आपको क्लोरोफिल ए ही मिलेगा। अब यहां पे फंडा कैसा है देखो, सनलाइट है। ओके, समझ लो फिर से, चलो यहां पे मैं सन निकाल देता हूं। तो सनलाइट ने विजिबल स्पेक्ट्रा की लाइट इमिट करके वहां पे दिखाई। तो विजिबल स्पेक्ट्रा में, जैसे मैंने लास्ट फर्स्ट स्लाइड में दिखा था, मैं फिर से वो स्लाइड पे आपको लेके चलता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड पे मैंने एग्जांपल दिखाया। देखो, क्लोरोफिल ए ने अलग अलग टाइप की या फिर अलग अलग रेंज की लाइट को एब्सॉर्ब करा, जैसे 673, 683, 703, और उसने दो अलग अलग सेंटर बनाए। ओके, तो एक 680 और एक 700 सेंटर, P600 P700। तो इसको ही हम लोग 700 और 680, इसको ही हम लोग डिटेल में यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, देखते हैं तो क्या हुआ। फिर सन से रेडिएशन आया, वो रेडिएशन में विजिबल स्पेक्ट्रा है। ओके, विजिबल स्पेक्ट्रा में 700 नैनोमीटर के आजू बाजू वाली सब लाइट को एब्सॉर्ब कर लिया, किसने? क्लोरोफिल है ना। ऐसे ही 680 के आजू बाजू आने वाली सब लाइट को उसने एब्सॉर्ब कर लिया, किसने? क्लोरोफिल ए ने। और उसने ऐसे दो अलग अलग यहां पे सेंटर्स बना दिए, विल कॉल इट एज अ फोटो सेंटर्स। हम लोग क्या बोलेंगे उसको? फोटो सेंटर। देखो यहां पे लिखा है फोटो सेंटर, उसने क्या बना दिया? फोटो सेंटर बना दिया। ठीक है, तो फोटो सेंटर बनाया, तो ये हो गया एक फोटो सेंटर, जो कि जिसको हम बोलेंगे P680, जो कि बना है बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ 680 नियरर रेंज लाइट्स। 680 के रेंज के आजू बाजू आने वाली सब लाइट को एब्सॉर्ब करके, समझिए 680 है तो 675, 685, वो सबको एक साथ एब्सॉर्ब करके क्लोरोफिल ए ने क्या बनाया? 680 का एक P680 बना दिया। ठीक है, ऐसे ही 700 के आजू बाजू आने वाली 695, 703, ये सब लाइट को मिला के क्लोरोफिल ए ने दूसरा सेंटर बनाया, उसको बोलते हैं अपन P700। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 सेंटर मिल रहे हैं, P680 और P700, ऐसे 2 सेंटर बनाता है क्लोरोफिल ए। कहाँ पे बनाता है? फोटो सेंटर का जो पूरा दिखा है, दिस आर दी फोटो सेंटर्स डेफिनेटली। ओके, चलो तो इसको और अच्छे से थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है डाइमर ऑफ, सॉरी सा, यहाँ पे मैंने लिखा है डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए। व्हाट इट मींस? देखो डाइमर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल को हम लोग मोनोमर बोलते हैं, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो अच्छे से। 2 मॉलिक्यूल जब कंजुगेट करेंगे, कंबाइन करेंगे, सो विल कॉल इट एज अ, दिस आर दी डाइमर। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग डाइमर्स बनते हैं बिकॉज ऑफ दिस P700 एंड P680 टाइप ऑफ फोटो सेंटर्स। और ये डाइमर्स जो होते हैं फाइनली, मतलब आगे उसकी जो अपकमिंग रिएक्शंस करना है वो करते हैं। अपकमिंग रिएक्शंस क्या है वो हम लोग डिटेल में अभी समझने वाले हैं, डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा फंडा जो है वो क्लियर हो गया होगा अभी तक कि भाई फोटोसिंथेटिक यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर मैंने कर दिया। उसके बाद फोटोसिंथेटिक यूनिट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है आपका फोटो सेंटर। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है वो दिखाया, फोटो सेंटर क्या है वो मैंने दिखाया। अब दोनों को हम लोग फिर से डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे दोनों का मैकेनिज्म क्या होता है। क्लियर? चलो देखते हैं। ओके, तो दिस व्हाट वी हैव अ मैकेनिज्म ऑफ दैट पर्टिकुलर। ओके, तो यहां पे मैंने दिखा दिया इट्स अ सन। सन को सब लोग पहचानते हो, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, है ना। उसमें से रेडिएशन आए, रेडिएशन, ओके, रेडिएशन जैसे ही यहाँ पे पड़ा तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 2 मैंने पार्ट दिखाए। ओके, दिस बोथ आर द पार्ट्स ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आपको एक चीज बता दूं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, विल कॉल दैट पार्ट एज अ एंटीना, और दूसरा पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर मॉलिक्यूल्स। तो एक होता है एंटीना मॉलिक्यूल, दूसरा होता है कोर मॉलिक्यूल। तो सनलाइट का रेडिएशन सबसे पहले जो पड़ेगा दैट विल बी ऑन योर एंटीना मॉलिक्यूल। ठीक है, वो एंटीना मॉलिक्यूल रेजोनेंस इफेक्ट से क्या करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट से इस तरीके से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे ये जो अपकमिंग रेडिएशन उसको एब्सॉर्ब करके ट्रांसफर करेगा। जैसे ही मॉलिक्यूल ने अपकमिंग रेडिएशन को एब्सॉर्ब किया, एब्सॉर्ब करने के बाद वो जाएगा एक्साइटेड स्टेज पे। एक्साइटेड स्टेज पे जाने के बाद क्या करेगा, ये एंटीना मॉलिक्यूल जो है वो अपनी सनलाइट एनर्जी जो है ट्रांसफर करेगा, किसको, कोर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। ओके, और कोर मॉलिक्यूल भी एज इट इज क्या करेगा, वो भी इस तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट से ही पूरा का पूरा सनलाइट उसके खुद में घुमा देगा। अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या है मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता दूं। रेजोनेंस इफेक्ट आप लोग स्पेशली पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, जहां पे हम लोग इंटरेक्शन देखते हैं बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये थोड़ा सा आप लोग डिटेल में समझना केमिस्ट्री में। ओके, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है। सो विल गेट टू नो कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है, जितने भी एटम्स है, यू कैन गो विद दिस आल्सो, तो उसमें लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए जो मैकेनिज्म रहेगा विल कॉल दैट एज अ रेजोनेंस। ओके, तो पहले क्या हुआ, सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लिया एंटीना मॉलिक्यूल ने, वो एक्साइटेड स्टेज पे चला गया, उसने एनर्जी छोड़ दी और किसको दे दी, किसको दे दी, कोर मॉलिक्यूल को, और छोड़ के फिर से वो उसकी पोजीशन पे आ गया ग्राउंड स्टेज। ठीक है, अब कोर मॉलिक्यूल ने भी सेम करा, यहां से एनर्जी ले ली, एक्साइटेड स्टेज पे चला गया इस तरीके से, और एक्साइटेड स्टेज पे जाने के बाद फिर से उसने क्या किया, सेम एज इट इज, उसके अंदर जो एनर्जी थी वो उसने ट्रांसफर कर दी, और ट्रांसफर करने के बाद ये भी फिर से अपनी ग्राउंड पोजीशन पे आ गया। मतलब जो एंटीना में हुआ सेम टू सेम वही प्रोसेस अपने को यहां पे मिल रहा है कोर मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब आगे देखते क्या होता है, कोर मॉलिक्यूल ने फाइनली रेडिएशन किसको दिया, फाइनली दिया फोटो सेंटर्स को। फोटो सेंटर मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटो सेंटर के बीच में इस तरीके से मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, अब फोटो सेंटर्स को पूरी देखो, फोटो सेंटर डायरेक्टली भी लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है और यहां से भी उसको मिल रही है, और इसमें भी सेम टू सेम रिएक्शन होने वाली है। लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन के वेरियस एक्सेप्टर्स होते हैं दैट यू विल गेट टू नो इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक रिएक्शन होती है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, जो हम लोग को लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में पढ़ने को मिलेगी, डिटेल में समझने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि फोटो सेंटर्स भी क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉन, आप लोगों ने पढ़े ना एटम, एटम का ये ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज पे जाना मींस क्या, कि उसके लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट पे जंप करना, एक्साइट हो जाना, और जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं उसके अंदर की एनर्जी जो होती है उसको लूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैकेनिज्म है कि इलेक्ट्रॉन को
पहले कैप्चर करेगा कौन? जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो तो बाहर निकलेगा ना, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? समझ लो कि एटम है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर जंप कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर ये फिर से डोनेट करेगा किसी और को, फिर उसको एक्सेप्ट करेगा। मतलब ये साइकिल जो है ये चेंज हो चलती रहेगी। ओके, यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर जाएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर जाएगा, ठीक है, और बाहर का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो जाएगा किसी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। तो यहां पे हो गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहां पे हो गया सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर से रिएक्शन विल कंटिन्यू इन दिस मैनर, ये हो गया टर्शियरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड साइकिल विल कंटिन्यू इन दिस मैनर, ठीक है। तो ये आप लोग को पता चल गया होगा। अगर आपको एटम का स्ट्रक्चर पता है क्या होता है, तो आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई होगी, आई थिंक क्लियर। तो इस तरीके का कुछ बेसिक मैकेनिज्म होता है बिटवीन दिस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड योर फोटो सेंटर्स, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही सिंपल है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो फंडा मैंने लिया है दैट इज रिगार्डिंग टू दिस फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। ओके, तो आप बोलोगे सर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होते हैं, दिस आर द ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड ऑल, आप तो पढ़ा दिया आपने, इसमें क्या है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, फोटोसिंथेटिक यूनिट को हम लोग ऐसे ही नहीं पढ़ते, ऐसे ही हम लोग उसको समझ नहीं सकते, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए उसको हम लोग कन्वर्जन करते हैं, उसका टाइप्स दो निकालते हैं। एक होता है फोटो और पिगमेंट सिस्टम 1, ओके, सिस्टम 1 फोटो और पिगमेंट सिस्टम 1। दूसरा होता है फोटो और पिगमेंट सिस्टम 2, ठीक है। मतलब मैं अभी आपको पूरा का पूरा फंडा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, तो आप लोग इसको समझना कि एक बड़ा सा पार्ट है, समझना एक बड़ा सा पार्ट है। ये पार्ट को आइधर में बोल सकता हूं फोटो सिस्टम 1, और आइधर आई कैन कॉल इट्स अ फोटो सिस्टम 2, ठीक है। अब ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कोई भी हो, इसके अंदर कम से कम 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब फोटोसिंथेटिक यूनिट किससे बना है? पिगमेंट मॉलिक्यूल से बना है। तो इसके अंदर क्या रहेगा? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे 250 से 400, ओके। तो चलो यहां पे मैंने अलग अलग इस तरीके से फोटोसिंथेटिक यूनिट बना लिए, ओके। तो 200 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो समझ लो कि दिस आर दी फोटोसिंथेटिक यूनिट, ओके। फोटोसिंथेटिक यूनिट है, बहुत सारे आ गए, किसके अंदर आ गए? फोटो सिस्टम के अंदर। और फोटोसिंथेटिक यूनिट को मैंने किस तरीके से दिखाया आपको डायग्राम, लास्ट जो डायग्राम मैंने दिखाया वो आपको पता चलेगा होगा, एक बार दिखा देता हूं कि फोटोसिंथेटिक यूनिट के लिए जो मैंने डायग्राम निकाला था वो ये वाला है, आई थिंक, हाँ ये वाला, ओके। तो इट्स अ पिगमेंट मॉलिक्यूल, ओके, ये आपका रहेगा पिगमेंट मॉलिक्यूल। तो इस पे हम लोग आने वाले हैं। चलो, तो ये मतलब आपको समझ में आ गया कि हम लोग पिगमेंट मॉलिक्यूल पे यहाँ पे, ये आपका पूरा का पूरा पिगमेंट मॉलिक्यूल है, ओके। और ये पिगमेंट मॉलिक्यूल में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरा होता है अपना फोटो सेंटर। यहां तक तो आपको पता है, ठीक है। तो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स कहां पे रहेंगे? हम लोग उसको देखने का ट्राई करते हैं। कहां पे थे हम लोग? यहाँ पे थे, राइट, ओके। तो इसको मैं फोटोसिंथेटिक यूनिट बोलने से बेटर आई कैन ऑल्सो गो विद दिस, कि इसको मैं पिगमेंट मॉलिक्यूल बोल देता हूं तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया कि पिगमेंट मॉलिक्यूल, और एक पिगमेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई दिया जस्ट अभी पीछे की रिबैक स्लाइड में। तो इसमें मैं फिर से आपको दिखा दूं, जो ब्लैक कलर का पार्ट था उसको मैंने बोला था फोटो सेंटर्स, ओके। और जो व्हाइट कलर के छोटे 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 डॉट्स पार्ट थे, इसको मैंने बोला था लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये दोनों के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी जस्ट अभी कर चुके हैं, क्लियर विद दिस ना, ओके। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम होता है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस, ये सब चीजें क्या है। सबसे बड़ा रहेगा हमारा फोटो सिस्टम, ओके। फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम सबसे बड़ा रहेगा। एक फोटो सिस्टम और पिगमेंट सिस्टम में आपको करीबन 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ऐसे अपने को 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एक फोटो सिस्टम में। और उसमें भी क्या होने वाला है कि एक पिगमेंट मॉलिक्यूल में फिर से दो पार्ट मिलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो आप लोग पढ़ चुके जस्ट अभी, और दूसरा रहेगा फोटो सेंटर्स जो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके, क्लियर। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस टर्म्स, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग फोटो पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 के बारे में थोड़ा सा छोटा छोटा इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ लेते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्या। तो फर्स्ट विल गो विद दिस फोटो सिस्टम 1, ओके। अगर आपको याद है तो लास्ट जो मेरा वीडियो रिकॉर्डेड था उसमें मैंने कुछ बेसिक टर्म्स दिखाई थी, बेसिक चीजें पढ़ाई थी रिगार्डिंग टू आवर थाइलाकॉइड्स, ओके। थाइलाकॉइड्स क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होगा। एक प्लांट का सेल है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में एक स्टॉक ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है,
उसका सिंगल पार्ट को जब मैंने निकाला तो इट वाज अ थैलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था, वो मैंने बताया था। और लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि उसमें दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड पार्ट होते हैं। आपको बता दूं, नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऐसा होता है जो कि स्ट्रोमा लैमेली की तरफ होता है। ओके, मतलब स्ट्रोमा लैमेली से जो कनेक्टेड पार्ट रहेगा, द पार्ट ऑफ thylakoid membrane, okay, the part of thylakoid membrane that faces towards stroma lamellae, ध्यान से देखना, the part of thylakoid membrane that faces towards your stroma lamellae will call as a non appressed part. Okay, तो photosystem 1 जो रहेगा that will always face towards your stroma lamellae, और उसका लोकेशन क्या रहेगा, non appressed part of your thylakoid membrane, okay, प्लस योर स्ट्रोमा लैमेली। तो ये उसका रहेगा लोकेशन। तो कभी भी क्वेश्चन आए नीट में, बोर्ड्स में या कोई भी टेस्ट सीरीज में, तो आपको इतनी चीजें ध्यान में रखना ही रखना है कि भाई फोटोसिस्टम 1 जो है उसका लोकेशन नॉन एप्रेस पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे रहता है, और दूसरा उसके स्ट्रोमा लैमेली और स्ट्रोमा के तरफ वो रहता है, मतलब यहां पे उसका लोकेशन होता है। ठीक है, चलो। तो फोटोसिस्टम 1 के अंदर मोर क्लोरोफिल ए होते हैं, क्लोरोफिल ए का अमाउंट ज्यादा होता है विथ कंपेयर टू क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स, जो दिख रहा है सिंपली हमको। ओके, दूसरा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये दोनों एक साइकिल्स होती है, मतलब साइक्लिक होगा, नॉन साइक्लिक तो साइक्लिक नहीं होगा, डेफिनेट सी बात है। तो ये दोनों एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में, जब हम लोग एक्चुअल मैकेनिज्म पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का, कौन सा, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो होता है उसमें आपको ये दोनों जो रिएक्शन है वो मैं आपको बताने वाला हूं क्या होता है इसके अंदर। अभी के लिए समझ लो, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये दोनों साइकिल्स में या फिर दोनों रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट दिखाता है फोटोसिस्टम 1। ओके, और इसका मेन मोटो क्या होता है कि एटीपी को जनरेट करना, टू क्रिएट एटीपी। ओके, वो एक्चुअली वो खुद नहीं करता है, किसी और चेन के अंदर होता है, लेकिन यू कैन कॉल के एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है बनता है एज एटीपी, ये पूरी साइकिल के अंदर, ये पूरी रिएक्शन के अंदर। ठीक है, दूसरा एफईएस सेंटर्स आर प्रेजेंट, यहां पे फोटोसिस्टम 1 के अंदर एफईएस सेंटर प्रेजेंट होते हैं। अभी एफईएस देख के पता चलेगा, इट्स अ आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और यू कैन कॉल आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स, दीज आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स। ओके, तो यहां पे होते हैं, मतलब के जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको कैप्चर किया। मैंने आपको रिएक्शन दिखाई, थोड़ा सा देखो, फोटो सेंटर पे आओ, फोटो सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, एंटीना, फिर उसके बाद लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, कोर, है ना, उसके बाद कहां था, फोटो सेंटर, फोटो सेंटर से भी लास्ट में निकला था इलेक्ट्रॉन, याद करो थोड़ा सा, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर, सेकेंडरी एक्सेप्टर, टर्शियरी, मैंने जस्ट आपको दिखाया। तो जो एक्सेप्टर्स थे ना बीच में, दिस एक्सेप्टर्स आर दिस FEAs will act as a इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर, जो पहले एक्सेप्ट करेगा और फिर छोड़ेगा, एक्सेप्ट करेगा और फिर छोड़ेगा। ओके, ये पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन दिस फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस, तो डोंट वरी अबाउट दिस, जस्ट इतना अभी याद रखना है फॉर दिस फोटोसिस्टम 1। इसी तरीके से फोटोसिस्टम 2 पे आएंगे हम लोग, उसमें भी कुछ फंडा ऐसा ही है। फोटोसिस्टम 2 का लोकेशन होता है एप्रेस्ड पार्ट, मतलब कि एप्रेस्ड पार्ट आर रीजन्स और दिस आर द स्पेस that lies on the thylakoid's membrane and that faces towards the granum. Okay, ये जो ग्रेनम है, कैन कॉल ग्रेना और ग्रेनम, तो ग्रेनम की टुवर्ड्स जो फेस रहेगा विल कॉल एज अ एप्रेस्ड पार्ट, और कभी भी एप्रेस्ड पार्ट पे ही लोकेशन होता है फोटोसिस्टम 2 का। जब मैं फोटोसिस्टम 1 या फोटोसिस्टम 2 बोलता हूं, तो ये बहुत बड़ी सिस्टम है, जो मैंने आपको बताई ना, द ह्यूज, द लार्ज सिस्टम, उसमें फिर आपको पिगमेंट्स मिलेंगे, है ना, फोटो पिगमेंट्स मिलेंगे, और एक फोटो पिगमेंट्स में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और फोटोसेंटर्स मिलेंगे। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस कि फोटो सिस्टम क्या है। ओके, तो यहां पे मैंने दिखाया कि एप्रेस्ड पार्ट में रहते हैं लोकेशन। अब यहां पे देखो, दिस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी विथ कंपेयर टू फोटोसिस्टम 1। ओके, विथ कंपेयर टू योर फोटोसिस्टम 1, बट कैरोटिनॉइड्स आर इन हायर नंबर। ओके, यहां पे कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ज्यादा होते हैं विद कंपेयर टू फोटोसिस्टम 1। इसको जस्ट कंपेयर हमने करा है विद दैट ऑफ फोटोसिस्टम 1। अगर मैं कंपेयर ना भी करूं तो भी मुझे समझ में आता है कि फोटोसिस्टम 2 कंटेन्स ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी एंड मोर नंबर ऑफ कैरोटिनॉइड्स। ओके, ऐसा क्यों होता है, व्हाई इज दैट?
ये भी हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि ये जितने भी मेरे सेशंस आने वाले हैं, अपकमिंग सेशन, सब में कंटिन्यूटी रखना, तो बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे आप लोग. ओके, नेक्स्ट, दिस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन. इसी रिएक्शन में फोटो सिस्टम 2 जो होता है इन्वॉल्व होता है. जैसे फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों में था, ये सिर्फ आपको नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा. ओके, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको बता दूं फंडा क्या होता है कि यहां पे नॉट ओनली एटीपी अलोंग विद एटीपी यहां पे NADPH भी बनता है. अब ये क्या होता है, विल टॉक लेटर ऑन फॉर दिस, बट ये दोनों प्रोडक्ट्स यहां पे बनते हैं. ठीक है, और ये दोनों का रोल होता है टू जनरेट एनर्जी, टू क्रिएट एनर्जी. क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोसाइनिन्स होते हैं, और ये दोनों के दोनों फर्दरली दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स. तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और उसको छोड़ेगा. मतलब पहले करेगा रिडक्शन, फिर करेगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन. कंटिन्यूअस मैनर पे पूरी साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी. जिस तरीके से आपने सुना होगा इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, अगर आपने पढ़ा हो तो, ओके, तो कि रेस्पिरेशन में होती है, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स में होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, तो उसी तरीके का ये पूरा मैकेनिज्म वही है. ओके, तो डू रिमेंबर FES कॉम्प्लेक्स जो था वो फोटो सिस्टम 1 में था, और फोटो सिस्टम 2 के अंदर आपको साइटोक्रोम B6F एंड प्लास्टोसाइनिन ये दोनों मिलेंगे एज अ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर. क्लियर विद दिस? चलो, बहुत बढ़िया. आई होप कि आप लोग को ये पूरी चीजें जो है समझ में आ गई होगी. और इसी के साथ आज का जो बेसिक टर्मिनोलॉजिकल सेशन था, जो कि हम लोग ने थोड़ा एडवांस लेवल और थोड़ा डीप लेवल पे पढ़ने का ट्राई किया है, एंड आई होप कि आप लोग को ये पूरा सेशन जो है अच्छे से समझ में आया होगा. तो भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे. मैं बोलता हूं एक बार ये सेशन देखने के बाद NCERT पढ़ो. NCERT पढ़ने के बाद आप लोग एंट्रेंस लेवल पे सेम टॉपिक को पढ़ो, और फिर इसी के ऊपर बेस्ड MCQs जो होते हैं उसको सॉल्व करो खुद से विथ स्टॉप वॉच. ठीक है, मतलब 45 सेकंड में एक क्वेश्चन आपका सॉल्व करके हो ही जाना चाहिए. एनी हाउ कंडीशन, कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, वॉट एवर इट मे बी, आपका हो ही जाना चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना. ये ध्यान में रखना है. एंड अपकमिंग जो सेशंस मेरे आएंगे ये सेम टॉपिक फोटोसिंथेसिस पे, जैसे मैंने बताया कि मैं 8, 9, 10, 11, 12 सब लेवल का फोटोसिंथेसिस में आने वाले हर टॉपिक को कवर करने वाला हूं विथ माय ऑल अपकमिंग सेशंस. तो बी कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जितने भी मेरे अपकमिंग आने वाले हैं. एंड नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग टू एक्चुअल फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे उसका लाइट फेस और उसका डार्क फेस और उसमें होने वाले रिएक्शंस. ठीक है, और फाइनली किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट बनता है और क्या यूज होता है, ऑल इन ऑल हर चीज आपको मिलने वाले इन डिटेल. क्लियर? तो बी कंटिन्यू विद दिस सेशंस, अपकमिंग सेशंस. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज का सेशन. होप फॉर द बेस्ट वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच.